नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत के संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, जो कि हम भारतीय संविधान के भागों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उसके पार्ट, जो कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, जो कि हमने 11 भाग तक कंप्लीट कर लिया। 11 भाग तक हम पढ़ चुके हैं ना साथियों। आज उसी क्रम में बात करेंगे हम भाग 12 की, जो कि रोमन अक्षर में भी आपको पता होना चाहिए। कई मेरे प्यारे विद्यार्थियों को ये चिंता हो रही थी कि कहीं सर वीडियो बंद कर देंगे तो हमारे भाग कंप्लीट कैसे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, बता देता हूं, जो मैंने कहा है कि 22 भाग आपको कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए चिंता नहीं करनी, टेंशन नहीं लेना, मस्त रहो, खुश रहो, हंसते हुए रहो। इसलिए 22 भाग तो मैं आपको जरूर ही कंप्लीट करवाऊंगा। अनुच्छेद 1 से लेकर के और 395 तक अनुच्छेद आपको कंप्लीट बता दूंगा, अच्छी प्रकार से समझा दूंगा, शब्द से और क्रम से। तो आज हम बात करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाग 12 की, जो कि आप देखोगे वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद, इसका नाम या टाइटल है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से 300 क तक, ध्यान देना साथियों, जो कि यहाँ पे क की जगह ए भी आ सकता है, अल्फाबेट में बड़ा ए, जो कि अनुच्छेद 263 तक तो हमने भाग 11 में देखा, जो कि संघ और राज्यों के बीच में संबंध हमने देखे थे, जो कि प्रशासनिक और विधायी संबंध। उसी क्रम में जो तीसरा संबंध होता है ना केंद्र और राज्यों के बीच में, या आप कहोगे संघ और राज्यों के बीच में, वह वित्तीय संबंध। उसके लिए आपको ये अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखने होंगे साथियों। आई बात ध्यान में? तो कहने का मतलब यही है, आज हम किसकी बात करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं भाग 12, वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद, जिसका नाम है, टाइटल या शीर्षक है, और अनुच्छेद 264 से 300 क या ए तक होंगे। जो कि याद रखना साथियों, इसके अंदर अध्याय भी बनाए गए हैं 4। जैसे कि भाग 5 में आपने देखा 5 अध्याय बांटे हुए थे, भाग 6 में 6 अध्याय थे, उसी प्रकार भाग 11 में 2 अध्याय थे, लेकिन भाग 12 में 4 अध्याय हैं। देखो, सबसे पहले अध्याय 1, जिसका नाम रखा है वित्त, फाइनेंस, ध्यान देना। उसके बाद में जो कि 264 से लेकर के और आप कहोगे 291 तक तो अध्याय 1 ही रहेगा भाग 12 का। उसके बाद में अध्याय 2 बनाए उधार लेना, ये इसका शीर्षक है, टाइटल है। मैं आपको शब्द से क्रम से बताते हुए चल रहा हूं। हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों छोटे जरूर लिखे हुए होंगे, लेकिन है अति महत्वपूर्ण। कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके अंदर, जो बार बार कंपटीशनों में पूछी जा सकती है। जो कि उसके बाद में इसमें 2 ही अनुच्छेद है, 292 और 293। उसके बाद में अध्याय 3, तीसरा अध्याय इसी में भाग 12 में, जिसका नाम है संपत्ति, संविधाएं, अधिकार, दायित्व और बाधाएं और वाद। ये तीसरे अध्याय का टाइटल बताया है। आ रही है क्या बात समझ में? पल्ले पढ़े को नहीं पढ़े, बता दो मेरे साथियों, कैसी लग रही है हमारे भारतीय राज व्यवस्था की कला से? पीछे के भाग आपने देखे होंगे। अगर आपने 1 से लेकर के 11 भाग नहीं देखे,
अनुच्छेद 1 से लेकर के 263 तक नहीं देखे तो मेरे YouTube चैनल पे जाकर के, होशियार सर YouTube चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर भारतीय संविधान जहां टॉपिक बना रखा है वहां पे आप भाग को देख सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, और लाइक करना तो मत भूलना। आगी न बात समझ में। हाँ, उसके बाद में देखो अध्याय 4 जो कि बाद में बनाया गया, जो कि संपत्ति का अधिकार, ये तो आपको जरूर ही आता होगा। 44वें संविधान संशोधन 1978-79 के द्वारा जो हमें संपत्ति का मूल अधिकार मिला हुआ था उसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और एक कानूनी विधिक अधिकार बना दिया इस भाग 12 में। ये तो आप पढ़ते ही हो, अनुच्छेद 300 क या ए, ठीक है ना। तो इसलिए ये तो अति महत्वपूर्ण है ही इसके अंदर। तो इस प्रकार से आपको ये अध्याय ध्यान में रखना है। कितने अध्याय? 4 अध्याय। कौन से भाग में? 12 के भाग में। कौन सा भाग पढ़ रही हैं? आज हम भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट भाग पढ़ रही हैं? तो 12 नंबर पढ़ रही हैं। कौन सा पढ़े हैं? 12 नंबर, जो कि हम शॉर्ट में कहते हैं वित्त आयोग से संबंधित, क्योंकि वित्त आयोग भी इसी के अंदर है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के बनते हैं। अगर इस भाग से कोई क्वेश्चन बनता है तो सबसे ज्यादा इसके और या फिर इस संपत्ति के अधिकार के। तो यहां पर आज हम साथियों बात करेंगे अनुच्छेद 264 से लेकर के, और आप देखोगे अनुच्छेद 300 क या ए तक। ये देखो 264 से 300 क तक, ये मानो लगभग अनुच्छेद हम आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में तो बहुत कम छोटे छोटे भाग ही बचेंगे, जो कि इसके बाद में 301 से लेकर के और 395 तक की तो देखने हैं। तो ये मानो 95 ही रहे हैं, ज्यादा नहीं रहे प्यारे विद्यार्थियों। यहां तक मैं आज कंप्लीट करवा दूंगा और आप अपने नोट्सों में देखो कि हमने भारतीय संविधान के ये अनुच्छेद पढ़ लिए 1 से लेकर के, और मैंने 263 तक पीछे कंप्लीट करवा दिए। और उसी क्रम में आज इन अनुच्छेदों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बता दो हमारी क्लासें आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के पास, सहेलियों के पास, सगे संबंधियों के पास, अपने छोटे बड़े भाई बहनों को कहो। अगर आपको भारत का संविधान पढ़ना है, भारतीय राज्य व्यवस्था क्लियर करनी है, समझनी है, तो हमारे सर होशियार सर की क्लास जरूर देखो। ये हमारा पूरा चैनल है वो भारतीय राज्य व्यवस्था को ही समर्पित है। बहुत कुछ मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था आपको करवा दी, कुछ ही टॉपिक रही हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो आगामी दिनों में वो भी मैं आपको जल्दी ही करवा दूंगा। उसके बाद में आप चाहे कोई भी कंपटीशन देना, उसके अंदर अगर भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारत का संविधान है, इंडियन पॉलिटी है, तो आपके ये वीडियो देखे हुए बहुत काम आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात हमेशा याद रखना कि होशियार जी सर कहा करते थे कि भारतीय संविधान तैयार कर लो, तैयार कर लो, तैयार कर लो, काम आएगा। आज वही काम आ रहा है। देखो क्वेश्चन का आंसर करके आपको कितने मजे आएंगे, क्या आप खुश हो जाओगे। हाँ, ये क्वेश्चन तो हमारा पढ़ा हुआ है, होशियार जी सर ने बताया था, अच्छी प्रकार से समझाया था और हमारे पल्ले भी पड़ गया था। आ गई ना बात समझ में? हाँ साथियों, अब देखते हैं हम एक एक अनुच्छेद। गौर करना, छोटे जरूर लिखे हुए हैं लेकिन है महत्वपूर्ण, और मैं मौखिक जो बोल रहा हूं उसको कैच कर लेना,
उसको अच्छी प्रकार से सुन करके समझ लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। आगे बात समझ में? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो अनुच्छेद 264 जो कि निर्वचन है, ध्यान देना, जो कि ये वित्त आयोग से संबंधित है, फाइनेंस कमीशन है ना, उनसे ही संबंधित है। अनुच्छेद 280 की जो परिभाषा है ना, उसका ही इसके अंदर उल्लेख किया गया, अभिप्रेत किया गया, उससे ही संबंधित है। ठीक है, इतना ही नाम दिए। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, हाँ आज की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी जरूर है, ठीक है ना, लेकिन याद रखना ये शब्द से और कर्म से है। जो संविधान में लिखी हुई बातें ना, वही मैंने लिखी है, तभी तो मेरे को ये छोटे छोटे लिखने पड़े, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों के पास अच्छे से अच्छा मैटर पहुंचे, कहीं भी आगे भविष्य में उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसलिए मैंने ये मुहिम शुरू की है कि भारतीय संविधान के 22 भाग आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा, भारतीय राज व्यवस्था आपको पूरी करवाऊंगा। हाँ साथियों, आगे देखो अनुच्छेद 265 जो कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। याद रखना कि जब तक उसकी कोई विधि नहीं बन जाती, प्राधिकार नहीं बन जाता, उसके बिना जो कि करों का अधिरोपण नहीं होगा, कर लागू नहीं किए जाएंगे, विधि के द्वारा ही होंगे। ध्यान देना, जो विधि, जो कानून बनेगा, जो प्राधिकार के बिना उन करों को लागू नहीं किया जाएगा। भारत में संसद विधि बना करके ही करों को लागू करेगी। ध्यान देना, विधि के प्राधिकार के बिना, बिना कानून के, बिना विधि के, ये मानो उसके अधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, कर रोपित नहीं किए जाएंगे, कर लागू नहीं किए जाएंगे। आगे बात समझ में? तो अति महत्वपूर्ण है 265। उसके बाद में अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे। ध्यान दो, जो कि मैं बार बार कहता हूं, भारतीय संचित निधि जिसके ऊपर अधिकार है संसद का, जो कि राज्यों की संचित निधि जिसके ऊपर अधिकार है राज्य विधानमंडल का। ध्यान देना, तो संचित निधियां हैं वो संवैधानिक अनुच्छेद 266 में है, दोनों ही है, भारतीय संचित निधि भी और राज्यों की संचित निधि, दोनों संवैधानिक है और उनका उल्लेख किया लोक लेखे बताइए इसके अंदर। उसके बाद में अनुच्छेद 267 ये भी अति महत्वपूर्ण है, जो कि आकस्मिकता निधि। ध्यान दो, जो कि संसद, राज्यों के संसद वो देश के अंदर और राज्य का विधानमंडल राज्य में आकस्मिकता निधि भी तय करेगा, उस कोष का भी निर्माण करेगा, गठन करेगा। और याद रखना, आकस्मिकता निधि के ऊपर तो पूरे देश की जो होगी राष्ट्रपति का ही अधिकार होगा, राष्ट्रपति के अनुसार या उसके नियंत्रण अधिकार में होगा और उसकी आज्ञा के अनुसार ही वे निकलेगा, खर्चा निकलेगा, जबकि राज्य के अंदर राज्यपाल की अनुमति से। दोनों ही इसी में है, भारत की आकस्मिकता निधि भी इसी में, राज्य की आकस्मिकता निधि भी इसमें है। आ गई ना बात समझ में? दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट है, दोनों ही संवैधानिक है, संविधान में उल्लेख है इनका, ये अनुच्छेद है दोनों ही। बस आपको इतना ध्यान रखना है ये किसके अधिकार और नियंत्रण में होती है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, भारतीय आकस्मिक निधि है वो तो किसके, राष्ट्रपति के, और राज्य आकस्मिक निधि है वो किसके, राज्यपाल के। हाँ जी, आगे देखो अनुच्छेद 268 संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों का उल्लेख है इसके अंदर। संघ द्वारा भी और किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले जो शुल्क है ना, जो खर्च है, उसका उल्लेख है कि कितना कर क्या होगा। उसके बाद में अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर है इसके अंदर, इसके अंदर शुल्क है और इसके अंदर कर है।
कहने का मतलब ये वित्त और संपत्ति संबंधी ही बातें, फाइनेंस, ध्यान देना क्या है, फाइनेंस, जो कि वित्त से संबंधित है। भाग 12 आई बात में, जो कर रोपण जो हम देखते हैं ना, टैक्स है, इनकम टैक्स है, आयकर है ना, उससे ही संबंधित है। किन पे क्या अधिकार होगा, संघ का किसके ऊपर राज्य का अधिकार होगा, कैसे प्राधिकार, कैसे दायित्व, कैसे शक्तियां अधिकार होंगे, उन सभी की बातें हैं साथियों। कुछ ही अनुच्छेद वेरी वेरी मोस्ट है, सभी नहीं है, इसलिए चिंता मत करना कि ये सारा याद किया होगा गुरुजी मारे, तो सभी करने की जरूरत नहीं है। अंत में मैं आपको वेरी वेरी मोस्ट बता दूंगा, जो मेरे कई प्यारे विद्यार्थी बार बार कहते भी हैं, सर हमें तो मोस्ट अनुच्छेद बता दो, कौन से हैं, वो हम तैयार कर लेंगे। सारे तो क्या पता तैयार ना हो, जैसे कि आप कहते हो कि मेरे ही तैयार नहीं है सारे, तो हमारे कैसे होंगे, ना जी ना, आप अति महत्वपूर्ण तो तैयार कर ही सकते हो। ठीक है ना साथियों, आगे देखो, जो कि अनुच्छेद 270 संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित तथा राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले करों का उल्लेख किया गया है, जो कि संघ के द्वारा बनाए गए हों या संग्रहित किए गए हों। कहने वाला उद्ग्रहित, उसके द्वारा ग्रहण किए गए हैं, संग्रहित, संग्रह किया गया है, तथा राज्यों के बीच में वितरित किए जाने वाले कर का उल्लेख है 270 में। अनुच्छेद 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिकार, कुछ ऐसे शुल्क या कर होंगे जिसके ऊपर जो संघ सरकार, केंद्र सरकार है ना, संघ के प्रयोजनों के लिए अधिकार होगा कि संघ सरकार उस पे कानून बनाएगी, संघ सरकार का ही अधिकार और नियंत्रण होगा। ऐसे शुल्क और कर होंगे कुछ, ठीक है ना। उसके बाद में देखो अनुच्छेद 272, जो कि निश्चित हटा दिया गया है, इसके जो प्रावधान थे उनका लोप कर दिया, समाप्त कर दिया। अब इसके अंदर कोई प्रावधान नहीं है, जबकि इसे 80वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा निश्चित किया गया था। यह बात याद रख सकते हो। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? 80वां संविधान संशोधन था। 80वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसका लोप कर दिया। इसके अंदर जो भी प्रावधान, जो भी व्यवस्थाएं थी, उनको हटा दिया गया है। आगे बात समझ में, निश्चित का मतलब उसके प्रावधान अब नहीं है, हटा दिया। अनुच्छेद तो रहेगा, लेकिन वहां पे नाम लिख दिया निश्चित कि इसके प्रावधान अब नहीं है, इसके नियम अब लागू नहीं होंगे। उस समय के रहे होंगे जब हम आजाद हुए थे, जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय की स्थिति को देख करके बनाए गए थे, जो कि आज हमें जरूरत नहीं थी। तब कहते कि इसको निश्चित कर दिया गया। आगे ना बात समझ में, इस तरीके से होता है। कई जगह देखोगे आप निश्चित, उसके बाद में निश्चित, निश्चित का मतलब है हटा देना, उसके प्रावधान आज नहीं है। आगे ना बात समझ में। हाँ, आगे देखो अनुच्छेद 273, जो कि जूट पर, जो जूट होती है ना, पश्चिम बंगाल इस राज्यों में ज्यादा होती है, जूट पर और जूट उत्पादों पर, जूट से बनने वाले उत्पाद जो भी वस्तुएं हैं, उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान देने की व्यवस्था की है इसके अंदर। उसके बाद में अनुच्छेद 274, ऐसे कराधान जो कर के आधार पे लगाए जाते हैं, पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले, ध्यान देना, विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा रखी जाएगी। ध्यान देना, ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, जिसके अंदर राज्य के कुछ हित बंधे हुए हैं, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा है कि उससे पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी, सिफारिश लेनी होगी, तभी वो मान्य होगा विधेयक, तभी वो पारित होगा। और उसके बाद में अनुच्छेद 275, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, कुछ ऐसे राज्य होंगे जो कि संघ से अनुदान ले सकते हैं, एक बार पैसे ले सकते हैं कि अगर वो गरीब राज्य है या उसके यहाँ पे कोई भी
प्राकृतिक आपदा आ गई हो तो उस समय वो संघ केंद्र से अनुदान ले सकते हैं। ऐसा बहुत बार देखने को भी मिलता है, क्योंकि केंद्र के पास पैसा होता है और राज्य वहां से उठा सकता है, उसे कहा जाता है अनुदान। ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 276 वर्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। ध्यान देना, जो कि वृत्तियों, जो भी हम कोई व्यवसाय कारोबार करें ना, कारोबार कह दो, छोटा व्यापार कह दो, जो कि व्यापारों, जो भी हम व्यापार करें, आजीविकाओं, जो भी हमारे आजीविका के साधन है ना, और जो नियोजनों पर कर की व्यवस्था करता है अनुच्छेद 276। उसके बाद में अनुच्छेद 277 जो कि व्यावर्ती, बस इतना ही नाम लिखा हुआ है कि किस तरीके से उन वर्तियों के ऊपर वे किया जाएगा, उसके बारे में प्रावधान है। उसके बाद में अनुच्छेद 278 निश्चित कर दिया गया, हटा दिया गया, इसको ध्यान देना, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, ध्यान देना, इसको निश्चित कर दिया, अब कोई प्रावधान नहीं है इसके। और उसके बाद में देखो अनुच्छेद 279 शुद्ध आगम आदि की गणना की किस तरीके से, ये मानो हमारे कर आ रहे हैं उसके आगम की, एक प्रकार से शुद्ध आगम आदि की गणना की व्यवस्था इस अनुच्छेद में बताई गई है। ठीक है ना साथियों, इस तरीके से आप इस अनुच्छेदों की लैंग्वेज देख सकते हो। और उसके बाद में है अनुच्छेद 280, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन यही बनता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, ध्यान दो साथियों, इसी के लिए तो ये भाग 12 जाना जाता है। जो कि वित्त आयोग की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग का उल्लेख, जिसमें कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के अंदर, संविधान का जो प्रारंभ हुआ है ना उसके 2 वर्ष के अंदर वित्त आयोग का गठन, और उसके बाद में प्रत्येक 5 साल के अंदर वित्त आयोग का गठन किया जाए, चाहे वो पूर्वोत्तर पहले भी किया जा सकता है, पहले 5 साल से पहले भी किया जा सकता है। ध्यान देना, इसके ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। वित्त आयोग 5 वर्ष से गठित होता है। नियुक्ति या गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। गठन और नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। एक वित्त आयोग का अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, इसे भी नोट कर लेना। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, गठन कौन करता है, तो ध्यान देना, राष्ट्रपति करेगा। अब तक भारत में 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है, वर्तमान में 15वां चल रहा है। एनके सिंह की अध्यक्षता में, नंद किशोर सिंह की अध्यक्षता में, जिसका कार्यकाल होगा 2020 से लेकर के 2025 तक, 5 वर्ष। जो कि इससे पहले आपने 14वां सुना था, वाईवी रेड्डी की अध्यक्षता में हुआ था, जो कि पहला याद रखना जो कि 1951 में बनाया गया था। आप देखोगे जो कि किसके, केसी नियोगी की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में बना था पहला, केसी नियोगी। भारत के पहले वित्त आयोग कौन थे, केसी नियोगी। ये नाम जरूर तैयार कर लेना साथियों। अब तक कितने, 15 बन चुके हैं। अति महत्वपूर्ण है, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा 5 वर्ष के लिए। गठन कह दो या नियुक्ति या स्थापना एक ही बात है। आगे न बात समझ में, कहीं बोर तो नहीं हो रहे हो ना साथियों, समझ में आ रहा है ना टॉपिक। मैंने कहा ना, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो, कंटिन्यू, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। जो भी आप तैयारी करे वो बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। जो मैं बार बार कहता हूं कि अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बनो। जो समय को मान देगा वही पहचान देगा। जिसने समय को पहचान लिया है ना, उसका ही मान सम्मान होगा आगे साथियों। तभी तो कहता हूं इस समय को पहचानो, ये समय बार बार नहीं आएगा।
एक बार जी तोड़ मेहनत कर लो, दिन रात एक करके, और दिखा दो दुनिया वालों को कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, इतना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस है कि मैं सिलेक्शन करवा सकता हूं, और करवाया है, अच्छी रैंक के साथ, अच्छे स्कोर के साथ करवाया है। ऐसा जज्बा जोश जुनून रखो साथियों, जो मैं बार बार आपको कहता भी रहता हूं। आगे ना बात समझ में, आगे ना जोश आपके अंदर, बोर तो नहीं हो रहे हो ना कि कहीं होशियार जी की क्लास देख करके हम बोर हो जाते हैं। ना जी ना, बहुत ही अच्छा मैटर, बड़ी जरूर होती है हमारी क्लास, लंबी जरूर होती है, लेकिन होती अति महत्वपूर्ण है। बड़ी क्लास की चिंता मत किया करो, करने को मैं छोटी बात क्लास बना दूंगा, लेकिन वही बात होगी कि मैटर तो पूरा नहीं आएगा। जब तो मैटर नहीं आएगा तो हमारी तैयारी का भी मजा नहीं आएगा। हाँ साथियों, और अगला टेस्ट भी बता देता हूं, इसी भाग 12 का होगा, बहुत ही रोचक, गजब और मजेदार। हो जाना तैयार, सोमवार को सुबह 8 बजे भारत का संविधान, इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज जो हमने शुरू कर किए, और अपना मूल्यांकन कर लेना कि कितना तैयार हुआ हमारे भाग 12, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। मट्टा गुरुजी क्वेश्चन किया बना होगा, कैसे बनाएंगे देखेंगे उनको, और तैयारी करके मूल्यांकन करेंगे अपना। आगे न बात समझ में, ठीक है ना साथियों? तो इसलिए अपनी तैयारी को गति देना। आगे देखो, उसके बाद में अनुच्छेद 281, ये भी महत्वपूर्ण है, वित्त आयोग की सिफारिशें। जो वित्त आयोग अपनी सिफारिश से रिपोर्ट, 1 साल का आय व्यय का लेखा जोखा, आलेखन कह दो, प्रतिवेदन कह दो, रिपोर्ट कह दो, सिफारिशें कह दो, किसको देगा बताओ साथियों? वित्त आयोग अपनी सिफारिश से किसको देगा? तो याद रखना, भारत के राष्ट्रपति को देगा। किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उन सिफारिशों को किसके समक्ष रखेगा? तो ध्यान देना, संसद के सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगा, रखेगा। और इसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल को राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो ध्यान देना, वित्त आयोग की सिफारिश से कौन से अनुच्छेद में है? तो 281 में। दोनों ही अनुच्छेद, वैसे 280 है ना, वो वेरी मोस्ट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, जो बार बार पेपरों में पूछा भी जाता है। ठीक है, आगे देखो, अनुच्छेद 282, छोटा जरूर लिखे है मट्टा गुरुजी, है अति महत्वपूर्ण, ये बात अपने दिमाग में रखना। ठीक है ना? 282, संघ या राज्यों द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय का उल्लेख है। इसके अंदर संघ, केंद्र सरकार, और राज्य सरकार द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय का उल्लेख किया है 282 के अनुच्छेद में। उसके बाद में अनुच्छेद 283, जो कि संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धन राशियों की अभिरक्षा बताई गई है। जो भी संचित निधि और आकस्मिक निधि है ना, उनके और लोक लेखाओं में जो जमा धनराशि है ना, उसकी अभिरक्षा की बात की है 283 में। उसके बाद में अनुच्छेद 284, जो कि लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धन राशियों की अभिरक्षा। जो लोक सेवक है हमारे, कहने का नौकरशाह, जिसको हमारे ये सचिव जो लोग होते हैं ना, वो हमारे लोक सेवक होते हैं। और न्यायालयों के द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जो जमा राशि होती है और अन्य धनराशि है, उसकी अभिरक्षा की बात की है 284 के अनुच्छेद में। उसके बाद में अनुच्छेद 285, संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट दी गई है, कि संघ की जो संपत्ति होगी ना, उसके ऊपर राज्य के कराधान से छूट होगी। जैसे कि मान लो संघ की संपत्ति हमारे रेलवे है एक प्रकार से, तो उसके ऊपर राज्य कोई भी कराधान नहीं लगाएगा, छूट होगी। समझ गए ना? जो रेल यहाँ पे जो राजस्थान की बिजली लेती है एक प्रकार से, तो उसके ऊपर कराधान से छूट होगी राजस्थान से, जबकि विषय किसका? संघ का है, रेल।
आगे ना बात समझ में, जो कि संघ सूची के जो विषय है ना उसके ऊपर जो संपत्ति है ना संघ की, केंद्र की, तो उसके ऊर ध्यान, राज्य के कराधान से छूट दी गई है, राज्य उसके ऊपर कर नहीं लगाएगा। उसके बाद में अनुच्छेद 286 जो कि माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन, ध्यान देना, माल के क्रय या विक्रय पर कर के, जो भी कर है, टैक्स है, आयकर है ना, के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन किया गया है। उसके बाद में अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों से छूट, जो मैंने अभी उदाहरण दिया था ना आपको, तो कह विद्युत बिजली है ना उसके करों के ऊपर छूट का प्रावधान किए, अति महत्वपूर्ण है। 287 अनुच्छेद 288 जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट दशाओं में छूट, ध्यान देना, जो कि जल या विद्युत के संबंध में, चाहे वो जल के मामले में हो चाहे विद्युत बिजली के मामले में हो, के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट बताइए, कुछ दशाओं में। उसके बाद में अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट होगी, जो राज्य की संपत्ति होगी, जो आय होगा ना उसके ऊपर संघ के कराधान को भी ये मानो छूट रखी गई है कि संघ उसके ऊपर कर नहीं लगाएगा, आयकर नहीं लगाएगा, टैक्स नहीं लगाएगा। मैंने कहा ना इसके अंदर वित्त संबंधी बातें भाग 12 में। आगे बात समझ में। उसके बाद में अनुच्छेद 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन, कुछ ऐसे खर्चे होंगे केंद्र और राज्यों के, कुछ ऐसी पेंशनें होंगी, उनके अंदर समायोजन कर दिया गया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है राज्य में, उच्च न्यायालय में, उसको तनख्वाह तो आप देखोगे किसके द्वारा, राज्य संचित निधि से मिलेगी, जबकि पेंशन है ना वो आप देखोगे भारतीय संचित निधि से मिलेगी, तो उनका समायोजन किया जाता है। आगे बात समझ में। कुछ व्यय और पेंशनों के संबंध में समायोजन की व्यवस्था है केंद्र और राज्यों की, संघ और राज्यों की। और उसके बाद में अनुच्छेद 291 निश्चित कर दिया गया, जो कि ध्यान देना 26वें संविधान संशोधन 1971, कौन से द्वारा, 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसको निश्चित कर दिया। इसके अंदर राजा महाराजाओं को जो पृथ्वी पट्ट दिया जाता था ना उससे संबंधित प्रावधान थे, जो कि 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा इसका लोप कर दिया, निश्चित कर दिया गया। कौन सा अनुच्छेद, 291 अनुच्छेद। आगे बात समझ में। तो यहां पे ये संशोधन देख सकते हो आप कि किसके द्वारा उनको निश्चित किया गया, हटाया गया या लोप किया गया, उनके प्रावधानों को समाप्त किया गया, उनके उपबंधों को। हां जी। उसके बाद में अध्याय 2, यहां तक तो अध्याय 1 ही चल रहा था, वित्त जो फाइनेंस संबंधी था ना वो, अब अध्याय 2 बनाए उधार लेना, जो कि 2 ही अनुच्छेद है, जो कि अनुच्छेद 292, अनुच्छेद 293। 92 में कहा है कि भारत सरकार द्वारा उधार लेना, भारत सरकार है वो केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो उधार ले सकती है। ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक से जो भी उनके पास राजकोषीय खजाना ना वहां से उधार लेने संबंधी व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार अनुच्छेद 293 में राज्यों द्वारा उधार लेना, कि राज्य सरकार भी उधार ले सकती है, एक बार अगर पैसे नहीं उसके पास बजट के लिए तो उस समय उधार लेने का प्रावधान भी कर दिया गया। इस भाग 12 में ध्यान देना, जो कि अध्याय 2 में उधार लेना नाम रखा है इसका, जो कि पहले भारत सरकार है और बाद में राज्यों द्वारा भी उधार लेने की व्यवस्था की गई है। हाँ प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर 8वीं उधार लेने की व्यवस्था है कि हाँ जी, उधार की व्यवस्था तो सभी जगह होती है। कई बार काम चलाने के लिए हमारे सगे संबंधी जो भी हमारे परिचित है उनसे उधार लिया जा सकता है एक बार, बाद में जब भी हमारे पास हो हम उसको लौटा देते हैं वापस, ठीक है ना। तो इसलिए उधार की व्यवस्था है। उसके बाद में अनुच्छेद 294 से लेकर के और 300 तक अध्याय 3 है, जिसका नाम है संपत्ति, सुविधाएं, अधिकार, दायित्व, बाधाएं और वाद, जो कि इसमें देखो अनुच्छेद 294 में कहा है कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाधाओं का उत्तराधिकार। ध्यान देना अनुच्छेद 295 में कहा है अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों,
अधिकारों, दायित्वों और बाधाओं का उत्तराधिकार। सेम वही बात है, यह कुछ दशाओं में का है जबकि यह अन्य दशाओं में का है, जो कि किस तरीके की संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाधाओं का उत्तराधिकार की व्यवस्था किए। कैसे होगा उत्तराधिकार, उसके बाद उसका अधिकार। उसके बाद में अनुच्छेद 296 जो कि राजगामी, क्या नाम है, राजगामी या व्यापगत, जो कि एक प्रकार से उसका निषेध कर दिया हो, उसको जबरदस्ती ले लिया हो। व्यापगत या स्वामी विहीन, जिसका कोई स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है, उसका कोई भी उसका मालिक नहीं है, विहीन होने से प्रौद्भूत संपत्ति का उल्लेख है 296 में, ध्यान देना। उसके आगे अनुच्छेद 297 जो कि राज्य, क्षेत्रीय, सागर, खंड या महाद्वीपीय मगन तट, क्या दिए, मगन तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संग में निहित होना। ध्यान दो, जिसके अंदर कहा है कि राज्य, क्षेत्रीय, सागर, खंड या महाद्वीपीय मगन तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। संघ के पास होंगी ये सारी शक्तियां, अधिकार, पावर, वो चाहेंगे वैसे नियम बनेंगे। उसके आगे अनुच्छेद 298 जो कि व्यापार करने आदि की शक्ति की किस तरीके से व्यापार किया जाए, उन सभी शक्तियों का उल्लेख किया है इसके अंदर। उसके आगे अनुच्छेद 299 जो संविधाएं, उनसे संबंधित संविधाएं, वादे बताई गई हैं, किस तरीके से कर निर्धारित कैसे किया जाएगा, वह है संविधाएं। उसके बाद में अनुच्छेद 300 जो कि वाद और कार्यवाही यहाँ का उल्लेख है। क्या इसके अंदर जो उससे जुड़े हुए कोई वाद हो गए या फिर उनकी कार्रवाइयां कैसे होगी, उन सभी का उल्लेख बताया। केवल पैसे, वित्त, अर्थ संबंधी बातें ही हैं भाग 12 में, जो कि इसका नाम है वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद। अनुच्छेद 264 से 300 क या ए तक जो कि हमने देखा। अध्याय 1 है जो कि वित्त संबंधी, अध्याय 2 है उधार लेने संबंधी, अध्याय 3 है संपत्ति, संविधाएं, अधिकार, दायित्व, बाधाएं और वाद संबंधी। अब है अध्याय 4 जो कि संपत्ति का अधिकार, जो पहले हमारा मूल अधिकार था। ये तो पढ़ा है ना आपने। देखो इसमें अनुच्छेद 300 क या ए जो कि विधि के प्राधिकार के बिना, विधि के प्राधिकार के बिना, कि ऐसी कोई विधि नहीं बनी है, अधिनियम नहीं बना है के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। जब तक कोई विधि नहीं बन जाती है तब तक आप किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते। तभी वंचित करोगे जब उसके कानून बने हैं। ध्यान देना साथियों, इसमें वेरी वेरी मोस्ट है ना, एक तो ये तैयार कर लेना 265, 266, 267 और उसके बाद में अति महत्वपूर्ण होगा वो होगा, ध्यान देना 280, 281 दोनों ही तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट है। 287 ध्यान देना, 288 और उसके बाद में आप कह सकते हो अति महत्वपूर्ण है 292 और उसके बाद में आप देखोगे 299, 299 और ये तो अति महत्वपूर्ण है ही। ध्यान दो 300 क या ये 44वें, ध्यान देना 44वें संविधान संशोधन 1978 79 के द्वारा, जो कि मोरारजी देसाई सरकार जनता पार्टी की तब हुआ था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो 42वें में कमियां रह गई उसको दूर करने के लिए 44वां लाया गया था, जो कि हमारे संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया। अब हम कानून के तहत संपत्ति रख सकते हैं, जो विधि बनेगी ना उससे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। तो अति महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 300 क ए, ध्यान देना, जो कि अनुच्छेद 299, जो कि अनुच्छेद 292, अनुच्छेद 288,
अनुच्छेद 287, ध्यान देना, और 280 का तो कहना ही क्या, वित्त आयोग जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। वित्त आयोग से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। वर्तमान में कौन सा चल रहा है, 15वां चल रहा है, क्या कालावधि है इसकी, इसका अध्यक्ष कौन है, पहला कौन सा बना था, कब बना था, अध्यक्ष कौन थे, उसके नियुक्ति कौन करता है, कितने सदस्य होते हैं, इसे जरूर तैयार कर लेना वित्त आयोग। हो सका तो मैं इसका अलग से वीडियो भी बना दूंगा। फाइनेंस कमीशन का बहुत ही महत्वपूर्ण है वित्त आयोग। और उसके बाद में आकस्मिकता निधि, जो कि केंद्र और राज्य दोनों की इसी में है, जो कि संचित निधि भारत और राज्यों की दोनों की इसी में है, इसे भी तैयार कर लेना। 265, 266, 267, इस तरीके से हमारे संविधान के अंदर वित्त संबंधी, कर रोपण संबंधी व्यवस्था करके संघ और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध कैसा होगा, वो सारी बातें इन अनुच्छेदों में लिख दी गई है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 12 में, जो कि वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद से संबंधित है, जिसके अंदर 4 अध्याय देख लेना। जो निश्चित किया है उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना, और जो बाद में जुड़ा है ना उसे भी तैयार कर लेना। देखो अध्याय बना दिया चौथा, इसके अंदर संपत्ति का अधिकार, जो हमारा कानूनी अधिकार है, जो भाग 3 में अनुच्छेद 31 में मूल अधिकार था, यहां आकर के कानूनी अधिकार बन गया। इस तरीके से ये अनुच्छेद तैयार करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक एक शब्दों को देख करके नोटबुक में नोट कर लेना, क्या पता खुदा न खास्ता कौन सा क्वेश्चन आ जाए इसमें से। तो ये था भाग 12 आपके सामने साथियों। तो कैसा लगा आज वाला वीडियो बता दो। अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक करना तो मत भूलना। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली क्लास के अंदर। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। ठीक है साथियों, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।